Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 8th November of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कब फॉर्म किया गया था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आईसीएमआर कब फॉर्म किया गया था? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, शेड्यूल 2 क्या डिफाइन करता है? शेड्यूल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से। ये लोगो है, आप जब क्वेश्चन टेलीग्राम पे टाइप करेंगे क्वेश्चन आर, तो इस लोगो के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। या तो आप अब डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, जो बिडेन इलेक्टेड 46 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कि जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 2 दिन से क्या कहते हैं इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग चल रही थी, तो मैक्सिमम यही दो थे जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के लिए मेन जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जो बिडेन को इस बार क्या कहते हैं वो विन कर गए वोट, और उनको 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन चुके हैं। उन्होंने 270 इलेक्टोरल वोट से भी ज़्यादा क्या कहते हैं वोट जीते हैं। और उसी साथ कमला हैरिस भी विल बी द फर्स्ट एंड द फर्स्ट माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट। वो फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट होगी कमला हैरिस। दोनों एक ही पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, जो दोनों दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से आए हैं। तो इसमें वही बात की गई। इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो रॉबिनेट बिडेन जूनियर वॉज इलेक्टेड द 46 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अभी क्या कहते हैं कल ही इवनिंग में क्या कहते हैं कल ही उनकी जो वोटिंग है वो 270 क्रॉस हुई उनके इलेक्टोरल वोट्स की। 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस में 270 वोट से उनके ज़्यादा वोट से इसलिए उनको विन कर दी गई। तो 270 देखी जाती है, जिसके 270 से ज़्यादा आते हैं वहाँ पे तो उसको विन कर दी जाती है। तो अब ये याद रखिएगा, 538 इलेक्टोरल कॉलेज है यूएसए में और उसमें 270 पे विन होती है, 270 पे, ये याद रखिएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया में क्या कहते हैं कितने परसेंट आपके वोट्स रहते हैं जब। अच्छा आप बताइए, लोकसभा में कितनी सीट्स रहती हैं और कितने परसेंट जो होता है, कितने परसेंट होने पे आपको विन मिलती है लोकसभा में? लोकसभा इलेक्शन जब होते हैं तो आपके कितने परसेंट, आपकी पार्टी के कितने परसेंट वोट होने चाहिए तभी आपको विन मिलती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS-01। कि इंडिया ने सक्सेसफुली अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च की है। ये इसरो का पहला मिशन है 2020 का, क्योंकि पैंडेमिक के कारण सारे जो उनके मिशन थे 10 मिशन लगभग क्या कहते हैं कैंसिल कर दिए गए पैंडेमिक के कारण। तो शिफ्ट हुए हैं, उनका टाइम शिफ्ट किया गया है। इसमें वही दिया कि इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, जो 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेस क्राफ्ट थे ऑन बोर्ड अ रॉकेट पोलर रॉकेट फ्रॉम द स्पेस पोर्ट हेयर ऑन सैटरडे। क्या कहते हैं कि ये मिशन चालू किया गया EOS-01। ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये EOS-1 को और थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये, इसके बारे में अलग से देख लेते हैं। EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑफ द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च दीज 10 सैटेलाइट। 10 क्या कहते हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था। इट विल बी PSLV's 51st मिशन। ये 51st मिशन होगा। काफ़ी गर्व की बात है कि 50 मिशन वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 51st था उनका रॉकेट लॉन्च। तो EOS-01 क्या है? ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है और इज इंटेंडेड टू फॉर एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेस्ट सेक्टर में और डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में सपोर्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये इक्विप्ड विद रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है। ये क्या कहते हैं, ये एक तरह से गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। कि अर्थ की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स को क्या कहते हैं स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मैनी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। कि इन्हें कई इसी तरह की कई अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स एम्प्लॉय की गई है सन की सिंक्रोनस ऑर्बिट में, कि वो क्या कहते हैं देख सके अर्थ की ऑब्जर्वेशन को। 9 कस्टमर सैटेलाइट्स, ये जो 9 कस्टमर सैटेलाइट्स हैं
वो कहते हैं लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ अ कमर्शियल एग्रीमेंट विद द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कि ये जो बाकी जो 9 कस्टमर सैटेलाइट वो इंटरनेशनली हैं, वो एक इंडिया की सिर्फ एक है, बाकी सब बाहर के इन है, बाहर की अलग-अलग कंट्रीज़ की है। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट है हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। तो क्या कहते हैं इसीलिए इसे लॉन्च किया गया जो बाकी 9 कस्टमर सैटेलाइट्स हैं। एनएसआईएल इनकॉर्पोरेटेड 2019 में से इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वर्क करती है। मेजर बिजनेस क्या है इसका एनएसआईएल का? ये प्रोडक्शन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पीएसएलवी के जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनको लॉन्च करना, और जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी के जो होते हैं उसको लॉन्च करना थ्रू इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज, बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स इनका वर्क होता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई हो इसरो सेंटर्स या यूनिट्स के द्वारा। मार्केटिंग स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी, कंसल्टेटिंग सर्विसेज। हमने रिसेंटली देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर आई स्पेस। ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी होगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, जो बूस्ट करेगी प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे यूएसए में जैसे जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं वो भाग लेती हैं स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, वो लोग अपना पैसा लगाते हैं, वो लोग अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो उसी तरह इंडिया में भी ये इन स्पेस को लॉन्च किया गया है, क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को स्पेस एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि लोग आगे हैं प्राइवेट सेक्टर के और वो इंडिया के स्पेस रिसोर्सेज में पार्टिसिपेट करें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है फॉर मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर कर्नाटका, कि कर्नाटका को 4 और मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स मिल चुकी है। जो कर्नाटका बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसने डिसाइड किया है टू डिक्लेयर मोर 4 एरियाज एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इसको मेनली इसका फोकस क्या है, जो ये 4 एरियाज है उनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज को दिया गया है हेरिटेज साइट्स के रूप में। ये अंतरगना बेता जो कोलर में है, आदि नारायणा स्वामी बेटा जो चिकबल्लपुर में है, महिमा रंगा पेटू जो नेलमंगला में है बेंगलुरु में, और उरुम्बी एरिया जो कुमारधु रिवर बेसिन में दक्षिण कन्नड़ में जो पड़ता है। तो इसका क्या कहते हैं क्या हो सकता है कि किसके कारण ये इन एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसलिए किया गया है कि वहाँ की जो रिच और यूनिक इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सेव कर प्रोटेक्ट करने के लिए इसे ऐसा किया गया। इसलिए ऐसा किया गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नेसेसरी स्टेप्स ले और उस एरिया को सर्वे करे और देखे कि क्या ईयर मार्किंग बॉर्डर्स हैं, और उनको ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करे कि कहाँ कहाँ पे रिस्क है, कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन ज़्यादा होना चाहिए किस किस फील्ड में, तो उसके पूरे बीच में डॉक्यूमेंटेशन करे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज से। आज मेनली जो संडे को न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, वो मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहता है। पूरे पेपर में यही इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। चलिए देख लेते हैं पहली न्यूज़ हम लोग इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज से। पहली न्यूज़ आती है चीयर अप। एक स्टडी में फाउंड हुआ है कि जो एंथुसियास्टिक और चीयरफुल पर्सन होते हैं, जो खुश रहते हैं हमेशा, पॉजिटिव इफेक्ट जिनके ऊपर रहता है, तो उनकी जो मेमोरी डिक्लाइन होती है लोगों की वो जल्दी नहीं होती। जो खुश ना खुश रहते हैं लोग, जो क्या कहते हैं दुखी रहते हैं हमेशा, तो उनकी मेमोरी डिक्लाइन जल्दी होने लगती है। ऐसा एक स्टडी में फाउंड हुआ है। ये एक स्टडी हुई थी, उसमें जो जर्नल है साइकोलॉजिकल साइंस उसमें पब्लिश किया गया, जिसमें रिसर्चर्स ने एनालाइज किया 991 मिडल एज और ओल्डर यूएस एडल्ट्स को, और उसके बाद इस स्टडी को फाउंड हुआ है कि जो चीयरफुल पर्सन होते हैं उनकी मेमोरी डिक्लाइन काफ़ी स्लो होती है, उनको भूलने की बीमारी कम होने के चांसेस होते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती टेस्टिंग टेंटिकल्स, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि मैकेनिज्म ऑफ हाउ ऑक्टोपस टच एंड टेस्ट विद देयर टेंटिकल्स वाइल फॉरगेटिंग, कि कैसे जो उनके टेंटिकल्स के साथ ऑक्टोपस टच या टेस्ट करते हैं, ऐसे स्टडी में फाउंड हुआ है। तो इसमें बताया गया कि सो द फेनिकल हाउ वेदर इज स्प्रिट इज टचिंग, कि वो क्या कहते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स जो होती है सक्शन कप्स में, वो एक केमोटैक्टिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो अडेप्ट करते हैं सेंस मॉलिक्यूल्स को, जिसके कारण वो डिजॉल्व नहीं हो पाते वाटर में। तो उसके हिसाब से वो लोग जान पाते हैं कि प्रे कहाँ पे कैसे टच करना है, कैसे टेस्ट करना है, उस तरह से ऑक्टोपस टेस्ट करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन पोजेस अ ह्यूज चैलेंज, कि जो कोविड-19 वैक्सीन अगर बन भी जाती है तो काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा उसको डिलीवरी करना, लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि हमने देखा जो मोस्ट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन जो बन रही है एरएनए वैक्सीन, वो रिक्वायर करती है -70 डिग्री टू -80 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड चेन की इतना ज़्यादा डिग्री कम होना कैसे रखेंगे, वही सोचने की बात है वैक्सीन्स को।
इसमें वही बात की है कि गवर्नमेंट ने की प्रोक्योर किया है कि जो वैक्सीन और जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेशल कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए होगा फ्री ऑफ चार्ज। प्रायोरिटी ग्रुप्स नेम किए गए हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पहले इनको दिया जाएगा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो पुलिस या आर्म्ड फोर्सेज हैं। थर्ड कैटेगरी में जो एज करते हैं अबव 50 एंड फाइनली दोज बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज। पहले आ गए समझिए, पहले होगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको। दूसरा जो पुलिस हो गए या आर्म्ड फोर्सेज हो गए उनको। तीसरा जो अबव एज 40 है, जिनकी एज अबव 50 है, तो उनको। फिर फोर्थ आते हैं जो बाकी लोग बचे हैं, जो बिलो 50 एज के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उन लोगों को मिलेगा। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या कहते हैं, इस कैटेगरी के हिसाब से ही क्या कहते हैं वैक्सीन सबको मिलेगा। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चैलेंज लिखा है कि ये चैलेंज आता है कि हम वैक्सीन को रखें कैसे, क्योंकि इस जो वैक्सीन अभी बन रही है उनके हिसाब से तो -70 डिग्री सेल्सियस टू -80 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए इसको रखने के लिए। तो इसमें ये बात की गई। इसमें भी कहा गया कि इस वक्त ज़रूरी है, तो पहले जब कोरोना आया था उस वक्त कहा गया था कि पहली प्रायोरिटी जो ओल्डर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए इम्यूनाइजेशन के लिए, क्योंकि उनको जल्दी रिस्क है उनको ज़्यादा कोरोना पकड़ने का, और उनकी रिकवरी रेट बहुत स्लो होती है, इसलिए उनका इम्यूनाइजेशन सबसे पहले होना चाहिए, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अलाउइंग कंपनीज टू परचेज वैक्सीन टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी, कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि कंपनियां खरीद लें वैक्सीन और फिर अपने हिसाब से वो बिजनेस करें, उसे बेचें। ऐसा भी कर सकती है। गवर्नमेंट ने पहले कहा कि फ्री करेंगे, फिर कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कंपनीज भी खरीद सकती है। तो एक तरह से एक अलग अलग बात है सबकी। एनी वैक्सीन बीन डाइवर्टेड एट टाइम व्हेन सप्लाई इज लिमिटेड, कि जब सप्लाई लिमिटेड होगी तो उस वक्त तक लोगों तक ना पहुंचाना ये गलत होगा, इसलिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसमें वही बात की गई कि पूरे कोविड-19 वैक्सीन की कैसे डिलीवर की जाएगी लोगों तक, इसके बारे में बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एंशिएंट स्केलेटन ऑफर्स क्लूज ऑन प्री हिस्टोरिक एरिया, की जो जो स्केलेटन अभी मिला है वो क्या कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरिया को बताता है, जो ये डिस्कवर किया गया ब्रैंडनबर्ग में। ये लगभग माना जाए 5000 साल पुरानी किसी वुमेन का है, ऐसा इसमें माना गया है। इसमें कहा गया जो जर्मन रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये प्री हिस्टोरिक वुमेन के जो मरी थी लगभग 5000 साल पहले इन द न्यूलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड में इसे क्या कहते हैं, जैसे लेडी ऑफ बीक्टो है, जिसे नेम किया गया था फाउंड नियर द विलेज ऑफ द सेम नेम, नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी के उचमर्क रीजन में, तो वहाँ पे उसको लेडी ऑफ ब्रेक्टो रखा गया। तो वैसे ही इस वुमेन को भी कुछ नाम दिया जाएगा। तो ये भी न्यूलिथिक पीरियड में माना जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं न्यूलिथिक पीरियड कब था, क्या क्या फीचर्स थे, इसको हम लोग देख लेते हैं न्यूलिथिक पीरियड को। ये एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड ये स्टार्ट होता है लगभग अराउंड 7000 BC। ये थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज था, इसका ये लास्ट एज था। पहले थे पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक आता है कहते हैं 500,000 BC से 10,000 BC तक, फिर मेसोलिथिक आता है 9000 BC से 4000 BC तक। तो क्या कहते हैं न्यूलिथिक एज था जो था वो कैरेक्टराइज किया गया डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ टूल्स एंड वेपन्स, की उन्हें सबसे जो स्टोन एज में था सबसे हाई क्वालिटी जो सेटल्ड एग्रीकल्चर माना जा सकता है, या जो जहाँ पे यूज़ ऑफ टूल्स और वेपन अच्छी तरह से यूज़ किए गए हों, पॉलिश्ड स्टोन्स, उसको माना जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। इसका टाइम स्पैन था अराउंड 7000 टू 1000 BC। इसका प्रेसिडेड बाय मेसोलिथिक एज और सक्सीडेड बाय चालकोलिथिक एज। न्यूलिथिक एज के बाद चालकोलिथिक एज आया था। जो मेजर क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जाते थे वो रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, वीट, बार्ले ग्रो किए जाते थे। इसमें एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट किए जाते थे, कैटल, शीप, इस तरह के। जो पेपर से वो यूज़ करते थे माइक्रोलिथिक ब्लेड्स इन एडिशन टू पॉलिश स्टोन्स। इसमें पॉलिश स्टोन्स यूज़ होते थे, जैसे स्टोन टूल्स जैसे एक्सेस हो गए, एजेस, चिशल, सेल्स, इन तरह के जो स्टोन टूल्स होते थे उनको यूज़ किया जाता। इसमें पहली बार पोट्री यूज़ की गई थी इस एज में। इंक्लूडेड ग्रेवेयर, ब्लैक फर्निश वार और माल्ट इम्प्रेस वार। ये सिग्निफिकेंट है मेगलिथिक आर्किटेक्चर से। द पीपल ऑफ दिस पीरियड लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। उस वक्त घर जो होते थे वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेस जो रहते थे उनके शेप में बनते थे फ्रॉम मड, वहाँ पे लोग रहने लगे थे इस फेज में।
इनके पास एक कॉमन राइट्स ओवर प्रॉपर्टी एंड हैंडल्ड सेटल्ड। जो ये इस तरह के सेटलमेंट्स, जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं, वो फाउंड हुए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे जैसे कश्मीर में, साउदर्न पार्ट में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में फाउंड हुए मेघालय, और ईस्टर्न पार्ट में बिहार और उड़ीसा में ये न्यूलिथिक सेटलमेंट देखे गए। और जो न्यूलिथिक सेटलमेंट देखे वो मेहरगढ़ जैसे हो गया बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बोजोम कश्मीर में जो पड़ता है, गुफरल जो कश्मीर में वो भी पड़ता है, चिरान बिहार में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, तो ये भी एक न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह के एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। तो ओल्डेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट जो था वो मेहरगढ़ था, जो लोकेटेड है बलूचिस्तान में, प्रोविंस ऑफ जो पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़, जो सबसे पुराना न्यूलिथिक सेटलमेंट माना जा सकता है। जरफेल हैमर और तेलुगु हैमर जो दोनों सीरिया में, वो मेजर न्यूलिथिक साइट्स हैं एशिया में। जो सबसे पुराने न्यूलिथिक साइट्स हैं एशिया में वो ये दो हैं, जरफे हल्मर और तेलुगु हेरिया। जो न्यूलिथिक एज था वो सक्सीडेड किया गया था चालकोलिथिक एज के द्वारा 2100 BC से 700 BC तक, जो एक यूज ऑफ कॉपर द फर्स्ट मेटल यूज एट द एंड ऑफ न्यूलिथिक एज। जो चालकोलिथिक एज था, ये जो सक्सीड किया गया था, तो चालकोलिथिक का मतलब क्या होता है देख लीजिए। चालको माने क्या कहते हैं, चालको मतलब कॉपर, कॉपर प्लस स्टोन का मतलब, चालकोलिथिक का मतलब होता है कॉपर प्लस स्टोन। तो ये इसके द्वारा सक्सीड किया गया था न्यूलिथिक एज के बाद चालकोलिथिक एज आया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अब आता है आज का क्वेश्चन कॉर्नर। इसमें बताया गया है कि बर्ड ब्रेन्स कैन होल्ड अ लॉट। इसमें क्वेश्चन है कि हाउ डिफरेंट आर द ब्रेन्स ऑफ बर्ड फ्रॉम दोज ऑफ मैमल्स। कि कहते हैं कि जो ब्रेन्स होती है बर्ड्स की वो कैसे डिफरेंट होती है मैमल से, इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे हमने देखा है कि जो पिजन्स होती हैं, ऐसे स्टडी में फाउंड हुआ है कि पिजन्स जो होती हैं वो अगर उनको कोई इंग्लिश का वर्ड्स स्पेलिंग लर्न कराई जाए तो वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, कि वो समझ जाती हैं कि क्या है, और अगर बाद में दिखाया जाए तो वो जान जाती है क्या है वो चीज़। तो इसमें ये बात बताइए, स्टडीज़ में ऐसा फाउंड हुआ है। इसमें ये भी लिखा है कि जो ब्रेन्स होती हैं वो बर्ड्स की, वो उनका लगभग उनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से मैमेलियन ब्रेन्स की तरह होता है, जैसे मैमल्स का ब्रेन होता है वैसे ही होता है, एक स्टडी में फाउंड हुआ है। जो फाइबर्स होते हैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, जैसे न्यू कॉर्टेक्स रीजन्स के होते हैं मैमल ब्रेन के, वैसे ही होते हैं। स्टडी में ये भी फाउंड हुआ है कि इंटरकनेक्शन ऑफ सेल्स होता है सेंसरी एरियाज ऑफ बर्ड ब्रेन में, जहाँ पे एक तरह से कनेक्शन देखा जा सकता है मैमल ब्रेन्स की तरह। तो इसमें ये भी लिखा है कि मैमल्स और बर्ड्स का जो इंडिपेंडेंटली डेवलप सिमिलर माइक्रोसर्किट बाय कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन, कि जो मैमल्स और बर्ड्स हैं दोनों में के लगभग पैरेलल इवोल्यूशन हुआ और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, लेकिन कुछ सिमिलर माइक्रो सर्किट्स के कारण उनकी ब्रेन्स को लगती है कि वो सिमिलर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।